जय हिंद, जय संविधान फ्रेंड्स। मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, अपने डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी। इसके अंतर्गत आज जो है अपन क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का अपन जो है क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी रिलेटेड अपन 2021, 22 और 23 में जो क्वेश्चन आए हैं, आज अपन वो सॉल्व करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो इधर एक सूची 1 दे रखी है और इधर सूची 2 दे रखी है, उनको अपन क्या करना है, मिलान करना है। बेसिकली क्वेश्चन गाइस ये है कि भाई किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना पड़ता है भाई किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, आपको मैं टोटल बता दूं गाइस, जो अपने लोकसभा सीटें है वो कुल कितनी है भाई, 543 है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देखते हैं भाई किस राज्य में कितनी सीटें आवंटित है। तो पहले बता दो गाइस, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में अपने 28 सीटें आवंटित है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं भाई आंध्र प्रदेश। मैं बता दूं गाइस, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की जो सीटें है वो बराबर है, दोनों की 25 सीटें हैं। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कौन सा, पहला। फिर बात की जाए गुजरात की, गुजरात में 26 सीटें हैं। फिर बात करें ओडिशा की कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं। तो मिलान करने में अपन आ जाएगा भाई ए का क्या चौथा हो जाएगा, ए का चौथा किसमें है, तीसरा चौथे में भी है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन बी का क्या हो जाएगा, पहला। बी का पहला हो जाएगा, तो बी का पहला, बी का पहला इसमें है, तो ऑप्शन नंबर अपने सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं गुजरात। गुजरात का क्या हो जाएगा भाई, गुजरात को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। ठीक है, फिर ओडिशा का दे रखा है भाई ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, तो अपना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सही है। कौन सा है गाइस, सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब राज्यसभा के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो अपन को ये देखना है भी कौन से सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो राज्यसभा की कुल जो सीटें हैं वो कुल कितनी है, 200, माफ कीजिएगा 250 जो है कुल अधिकतम सदस्य होने चाहिए। लेकिन कुल जो सीटें अपनी वर्तमान में कितनी है भाई, 245 है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो अपना सही हो जाएगा कि राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ठीक है, वैसे वही मैंने लोकसभा को बताया था, लोकसभा कितनी होगी, लोकसभा का होगी 552। ठीक है, तो पहला जो अपना ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्र से होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 80 में मेंशन है कि जो राज्यसभा में है ना 12 सदस्य मनोनीत करेंगे, वो मनोनीत करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो अपन को ये 12 मनोनीत सदस्य किस आधार पर किया जाता है, पहला भाई विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल। गाइस इस पर खेल नहीं है, ये यहाँ पर है साहित्य। खेल की जगह साहित्य होना चाहिए। तो साहित्य वाला क्राइटेरिया पूरा होता तो ये मनोनीत वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाता, लेकिन ये क्या हुआ, गलत स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। तो क्या स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है। राज्यों की तो वहां के विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को जो चुनने का अधिकार है वो किसको है, वो केंद्र को है, यानी कि संसद को है। यानी कि दोनों की जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि राज्यों के जो निर्वाचित किए जाते हैं वो वहां की विधानसभा से किया जाता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कहां से किया जाता है, संसद से किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अपना कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, खाली ऑप्शन नंबर मतलब यानी कि ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल बी और सी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है। आपको पता है गाइस, जब संविधान लागू हुआ था तो अपने कुल कितने अनुसूचियां थी, उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान अब कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, उन 12 अनुसूचियों में से राज्यसभा के जो सदस्य का जो गणमान्य दिया गया है वो किस अनुसूची में दिया गया है। तो वो दिया गया गाइस चौथी अनुसूची में। संविधान की कौन सी, चौथी अनुसूची में। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है गाइस, जो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लेकिन जो अमेरिका में जो सभी राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है वो समान है, लेकिन भारत में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो समान नहीं है, उनको जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 30वीं अनुसूची। तो अपना ऑप्शन नंबर पहला सही है, कौन सी, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अनुसार भारत का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है।
यानी कि भारत सरकार का जो खाता सलाहकार है वो निम्न में से कौन है? ठीक है, ऑप्शन पहला पढ़िए, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सेकंड है वित्त आयोग। ऑप्शन सी है वित्त व्यय आयोग। और ऑप्शन 4 है लेखा महानियंत्रक। तो मैं आपको बता दूंगा जो भारत की सरकार का जो प्रमुख खाता सलाहकार होता है वो कौन होता है? लेखा महानियंत्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, साथ में बता दो भाई कि भारत की जो कैग है यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है वो संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 148। ठीक बात है। वही बात की जाए वित्त आयोग, वित्त आयोग कहां उल्लेख है गाइस संविधान के? अनुच्छेद 280 में। इसमें कुल सदस्य होते हैं 1+4। ठीक है, तो क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या देखना गाइस, जो लोक सेवा आयोग का जो संविधान उल्लेख है उसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई भारत में जितनी भी भर्ती होगी वो, जितनी भी प्रशासनिक भर्ती होगी वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी पढ़िए, संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरत को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी दो राज्य अगर आपस में सहमत होकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने चाह रहा है तो संविधान में इसका उल्लेख लिख रखा है। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों से के संबंधित राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है गाइस, क्योंकि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा उसकी जो सदस्य और जो उसके अध्यक्ष का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर राज्यपाल की जगह कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन पढ़िए, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। गाइस यहाँ पे जो 65 वर्ष है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का है, लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसका जो प्रावधान है वो केवल 62 वर्ष का है। ठीक है, यानी कि अब जो ऑप्शन नंबर है डी वो भी गलत हो जाएगा। तो कौन से अपने को सही पूछा है तो सही कौन सा हो जाएगा गाइस? पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा किसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस बार अपन को देखना भी गलत है। मैंने जब क्वेश्चन करा था तो मैं बोलता हूँ भाई अपन पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। कई बार क्या होता है अपन आते हुए क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं इसी चक्कर में। ठीक है, तो अपन को देखना इस बार गलत कौन सा है। ऑप्शन पहला पढ़िए, मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। ठीक है, मैं गाइस आपको बता दूं कि जो मंत्री परिषद होता है इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। जो गाइस कैबिनेट मंत्री होता है उसी को केवल मंत्रिमंडल की संज्ञा दी जाती है। तो मंत्रिमंडल में और राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं आते हैं। ठीक है, तो अपन अब मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट है गलत कौन सा है वो अपन देखते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जो सभी जो बैठक होती है इसके अंदर जो जाने का जो सबसे प्रथम अधिकार है वो कैबिनेट मंत्री का होता है, न कि राज्य मंत्री का। लेकिन अगर राज्य मंत्री को कोई विशेष आमंत्रण दिया गया है तो ये वहां पे उपस्थित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उप मंत्री मंत्रिमंडल किसी भी बैठक में भाग नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है, उप मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपने तीसरा ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन, एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है यदि वे उस सदन के सदस्य हो या ना हो। ये स्टेटमेंट गलत है गाइस। गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं कि जो मंत्री जिस सभा का, यानी कि वो अगर लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, जिस सभा का जो सदस्य होता है केवल उसी में मत दे सकता है। दूसरे सभा में अगर मान लो बैठक होती है तो इसमें बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का उसको अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है अपने सही हो जाएगा, क्योंकि जो अपन को गलत स्टेटमेंट होता है और ये जो गलत स्टेटमेंट ये रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निरर्थता को
संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है, यानी कि अनुच्छेद 103 में उल्लेख है गाइस, संसद सदस्यों की निज योग्यता। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले भाई संसद सदस्यों की जो निज योग्यता है वो उसका उल्लेख कब है, किसमें है, तो अनुच्छेद 103 में है। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई जो अनुच्छेद 103 के तहत जो संसद सदस्यों की जो निज योग्यता डिसाइड की जाती है, वो उसका जो विनिश्चय है, अंतिम विनिश्चय या अंतिम निर्णय है, वो कौन लेता है, तो उसको जो अंतिम विनिर्णय या डिसीजन लेता है, कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। किसके परामर्श से लेता है, चुनाव आयोग की परामर्श से। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है, मैंने बताया राष्ट्रपति करता है। किसके अनुशंसा से करता है, चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन देखिए, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है गाइस, अनुच्छेद 52 में है। और ये पद अपन ने कहां से लिया है, ये पद लिया अपन कहां से, अमेरिका से। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जब मैंने अभी आपको संयुक्त लोक सेवा आयोग का पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि इसके जो सदस्य है या वेतन पत्रों का जो प्रावधान है या फिर सदस्य कितने होने चाहिए, इन सभी का जो प्रावधान है वो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है राज्यों के राज्यपाल द्वारा, सेकंड राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा हो नहीं सकता, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कभी डिसाइड नहीं करता भाई जो ज्वाइंट आयोग है उसका अध्यक्ष और जो सदस्य है वो कौन होंगे, ये भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। ठीक है, राज्यों के जो राज्यपाल होता है गाइस, जैसे कि अपने आरपीएससी होगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी जो सदस्य संख्या का जो प्रावधान है या फिर जो इनकी जो शपथ दिलवाते हैं वो राज्यपाल दिलवाते हैं, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग का कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर अपने सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस कि भाई जब राष्ट्रपति पद पर रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो इनका जो कार्यभार है वो किसने संभाला था। ठीक है, आपको बता दूं गाइस, जब अपने 1975 या 1976 में जब आपातकाल लगा था तो आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति थे वो भी कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, लेकिन उनकी जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह जो नए राष्ट्रपति बनते हैं वो कौन बनता है भाई, बीडी जगती। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बीबी गिरी, जेल सिंह या एनएस रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा, बीडी जगती। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। ठीक है, अब भाई पूछा भाई कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको पता है कि जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन नंबर पहला है संसद के मनोनीत सदस्य, इसकी जगह गाइस आप कर दो भाई संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो मैं बता दूं गाइस, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और उसके अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो गाइस, जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। वही मैं आपको बात करूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में कौन लेता है, उपराष्ट्रपति में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। आपको पता है गाइस, आर्टिकल 74 और 75 में क्या लिख रखा है गाइस, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है।
साथ में गाइस ये भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को कार्यों सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका जो हेड होगा वो अध्यक्ष होगा। कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक बात है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो कौन हो गया भाई? मंत्री परिषद। कहां उल्लेख है? अनुच्छेद 74 और 75 में। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य है मत पढ़ लेना, सत्य नहीं है मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? अपन को देखना भी 4 स्टेटमेंट में कौन सा फॉल्स है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। ठीक है गाइस, ये जो प्रावधान था गाइस, अपने जो संविधान प्रारंभ किया गया था तब ये जो प्रावधान था वो नहीं था, लेकिन जब 44 संविधान संशोधन किया गया, 44 संविधान संशोधन कब किया गया था गाइस? 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा। तब यह प्रावधान किया गया था कि भाई जब आपातकाल लगाना है तो मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श होगा, तभी अपन आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा, अपन गलत देखना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। यह भी जो संशोधन किया था, यह भी 44 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था कि प्रारंभ में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा वो 6 माह के लिए लगाया जाएगा और अधिकतम कितने 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये भी डिसाइड करेगा भाई अगर 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो कौन लगाएगा? चुनाव आयोग का परामर्श आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब कब हो चुका है गाइस? 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आपको पता है जो सशस्त्र विद्रोह संविधान में जो जोड़ा गया वो 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ना कि 42 संविधान संशोधन द्वारा। सशस्त्र विद्रोह का जो शब्द है वो किसकी जगह जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति की जगह। तो वर्तमान में गाइस अपन 3 आधार पर ही आपातकाल लगा सकते हैं। वो 3 आधार कौन सा है भाई? 3 आधार लिखो भाई। सबसे पहला है सशस्त्र विद्रोह, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है युद्ध। तो अपन केवल 3 आधार पर ही अब वर्तमान में आपातकाल को लागू कर सकते हैं। और आपातकाल लागू करने को जो आर्टिकल है कौन सा? अनुच्छेद 352 है। और किसकी लिखित सहमति से यह लागू किया जाएगा? वो है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऐसा जो देखें तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अपन को क्योंकि गलत ही देख रहा था। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, जबकि ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था वो 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब किया गया था? 1978 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक बार फिर से देखना भी गलत कथन कौन सा है आपातकालीन शक्तियों के बारे में। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र में किसी भाग की एक वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ठीक है, पहले अपन देखते हैं जो वित्तीय आपातकाल है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, और ये जब लागू करने के लिए किसका क्या क्राइटेरिया है भाई? जब भारत की जो वित्तीय स्थिति है, जो साख है वो खतरे में हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामले से जुड़ा सेवारत लोगों के वेतन एवं भत्तों की कटौती की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लागू है तो किसी पर्टिकुलर राज्य या केंद्र के जो सेवारत जो नागरिक है या फिर सदस्य है उनके जो है वेतन में कटौती की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। ये स्टेटमेंट गलत है गाइस। स्टेटमेंट गलत क्यों है? कि जो वित्तीय आपातकाल है वो प्रारंभ में कितने 6 माह के लिए लागू किया जाता है और अधिकतम कितने समय तक लागू हो सकता है? अनिश्चित काल तक। ठीक बात है। अब आपको बता दूं गाइस कि भाई आज तक भारत में जो है वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। प्रारंभ में कितने 6 माह तक, और कब तक लागू कर सकते हैं, अनिश्चित काल तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो बताओ गाइस 123 में दे क्या रखा है, 123 में दे रखा है भाई अध्यादेश की शक्ति। और ये अध्यादेश की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। पहला ऑप्शन पढ़िए, राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब लागू की जाती है, जब संसद सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना अपरिहार्य हो गया हो तो अध्यादेश की शक्ति लागू की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का यही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आपको बताया था भाई जब संसद सत्र में ना हो तब कोई ऐसे कोई विधि बनाना अपरिहार्य हो गई हो तो अध्यादेश लागू कर सकते हैं, और इसका वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा एक विधि द्वारा जो बनाया गया नियम वो होगा, ठीक है। और ये अधिकतम 6 माह के लिए लागू की जा सकती है। ऑप्शन तीसरा देखिए, ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर राष्ट्रपति को लगे भाई जो विधि है वो इतना ही काम आएगी तो 6 महीने का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले भी ये विधि वापस ले सकते हैं। तो अपने जो तीनों ही ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। किसमें सही है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। अभी पता है आपको गाइस 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना भारत का नया राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया भाई 2022 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें आरओ किसको नियुक्त किया गया था, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, इसका राज्यसभा के महासचिव को आरओ नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। फिर से देखिए गाइस ये जो बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इजी होते हैं, पर एक बार इनको सही ढंग से पढ़ना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। आप जो बड़े क्वेश्चन है देख के डरना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक बार फिर से ये देख लेना भाई कि भाई सही पूछा है गलत पूछा है, इसमें गलत पूछा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हो, बिल्कुल सही बात है। इसका स्टेटमेंट का मतलब यह है कि भाई कोई राज्य विधेयक पारित करके राज्यपाल की सहमति के लिए जब भेजा जाता है तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, जो कि सही बात है। ऑप्शन सेकंड देखिए, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कोई भी जो विधेयक है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अगर मान लो उनको ये विधेयक है या विधि है जो सही नहीं लगती है तो उनको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, और ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है भाई कि जब राष्ट्रपति ने वापस विधेयक को लौटा दिया है तो राज्य विधानसभा द्वारा फिर से अगर विधेयक को वापस लौटा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मानने तो बाध्य है, ये बात गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन संसद के संदर्भ में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल आए और उसको वापस से भेजा गया है पुनर्विचार के बाद, तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, जबकि राज्य के संबंध में बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को सीधे अनुमोदन नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन को पूछा गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प नहीं रहता, की जगह विकल्प होता है तो सही हो जाता। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रावधान में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। जब राष्ट्रपति शपथ लेता है, और राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में, ठीक है। साथ में भी बता दो भाई कि राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर शपथ दिलवाने में असमर्थ है या फिर वहां पे नहीं है उपस्थित, तो कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा, ठीक है। मैं अमुक डैश डैश ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिमान करता हूं कि मैं राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, ऐसा मैं नहीं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, मैं के बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर पहला है श्रद्धा पूर्वक, दूसरा है पूर्ण निष्ठा के साथ, तीसरा है पूर्ण योग्यता के साथ, या चौथा है
निष्ठापूर्वक। तो यहाँ पे आएगा भाई, मैं श्रद्धापूर्वक अमुक ईश्वर यानी कोई भी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। तो क्या आ जाएगा इस श्रद्धापूर्वक आ जाएगा। अपन ने आज इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन देखे हैं, इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन देखे हैं बड़े स्टेटमेंट के साथ देखे हैं, राष्ट्रपति क्वेश्चन देखे हैं, संघ लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का भी देखा है। होप सो आपको गाइस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।